हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम देखेंगे 9 फरवरी के करंट अफेयर्स को और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं। ये जम्मू कश्मीर के बजट के रिगार्डिंग टॉपिक है। उसके बाद ब्लैक स्वान समिट, उसके बाद अग्नि 3 से रिलेटेड टॉपिक्स, उसके बाद कुछ मैपिंग, उसके बाद राइट टू फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद बजट के बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कुछ व्यूज़ रखे हैं तो उनको समझ लेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को समझेंगे। उसके बाद रेपो रेट क्या है। उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स विदर्भ के। उसके बाद कार्टी सेल थेरेपी के बारे में एक अच्छा टॉपिक था वो, उसके स्टैटिक पोर्शंस को देखेंगे। उसके बाद पीएम केयर फंड को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक आर्टिकल है कि बोरोइंग्स से क्या रिलेटेड इंटरेस्ट रेट क्यों हाई हो गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद टीडीएस और टीसीएस, और उसके बाद कुछ मैपिंग के टॉपिक्स। तो आज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं क्योंकि पिछले सैटरडे का टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं किसी काम में बिज़ी हो गया था तो उस वजह से। तो आज दोनों को देख लेते हैं एक साथ। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के बजट के बारे में है। तो बस यही फैक्चुअल एक चीज़ है कि बजट जो है 1.27 लाख करोड़ का है, ठीक है। और इससे जुड़े स्टैटिक टॉपिक्स में आ जाएगा मनी बिल। मनी बिल मैंने बताया था आर्टिकल 110। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें +2 कर देंगे तो आर्टिकल 112। अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। फाइनेंस बिल टाइप 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, और ये 117 क्लॉज 3 में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के ब्लैक स्वान समिट हुआ था, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या होते हैं, या ग्रे स्वान क्या होते हैं, वाइट स्वान क्या होते हैं। तो वो है कि ब्लैक स्वान इवेंट जो होते हैं काफ़ी रेयर होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारी होते हैं, ठीक है। और ये इसके प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ये जब हो जाते हैं उसके बाद ही कोई ऐसे तर्क आते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, तो उससे वो है। तो ब्लैक स्वान इवेंट्स के एग्जांपल हो गए कोविड-19, 9/11 टेरर अटैक्स, रशिया यूक्रेन वॉर, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये सब इवेंट देखेंगे कि आप बिल्कुल काफ़ी रेयर हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए। कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं, हम लोग डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं। 9/11 टेरर अटैक्स जो हुए, उसके बाद यूएस भी टेररिज्म को एक तरह से रिकॉग्नाइज करने लगा। रशिया यूक्रेन के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग, तेल वेल के कितने अब ऊपर नीचे प्राइसेस हो रहे हैं। इंडिया का सारा डिप्लोमेसी भी इसी पर रिवॉल्व कर रहा है कि तेल हमको सस्ता कौन देगा। उससे रिलेटेड ग्रे स्वान, ये ब्लैक स्वान से काफ़ी नीचे, रेयर होते हैं लेकिन ये सब प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल बबल, अभी .com क्राइसिस आप लोगों ने देखा होगा, अर्ली 2000 में हुए थे। उसके बाद अभी AI का है, अभी क्या होगा इससे रिलेटेड किसी को पता नहीं है, लेकिन कभी कोई कहा जा रहा है कि बबल बर्स्ट हो सकता है। और उसी तरह वाइट स्वान, ये नॉर्मल और ये प्रिडिक्टेबल भी है। जैसे इन्फ्लेशन, मार्केट में ज़्यादा मनी होगा, इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 3 टेस्ट फायर्ड ऑफ ओडिशा कोस्ट। अब इंडिया ने जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को चांदीपुर से लॉन्च किया है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। तो अब अग्नि सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं। अग्नि 1 जो है 700 और 900 किलोमीटर्स की रेंज की है। अग्नि 2 2000 से 3000, अग्नि 3 3000 प्लस, अग्नि 4 4000 तक, और अग्नि 5 5000। तो ये सब एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि किसका टेस्ट रेंज कितना है। उसके बाद देखेंगे चांदीपुर नेस्टिंग ओलिव रेडली टर्टल्स के लिए भी बहुत फेमस है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं और इसके मास नेस्टिंग को अरीबदा कहा जाता है। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और इसी से रिलेटेड एक APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, इसी के आसपास है, तो उसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं।
ये भी उड़ीसा कोस्ट पर है और ये लॉन्ग रेंज टेस्ट जो DRDO कंडक्ट करती है उससे रिलेटेड वहीं पे कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब चांदीपुर के ही पास में चांदी कोल भी है। ये प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए इसको किया गया है। तो अभी इसको प्रपोजल ही है, हमारे पास जो ऑलरेडी है ये तीनों हैं, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पादौर में। ठीक है, अब DRDO 1958 में इस्टेब्लिश्ड हुआ और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। हमारे जो इम्पोर्टेंट मिसाइल्स वगैरह हो जाते हैं, एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स हो जाते हैं, सब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहीं से होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़े मैपिंग क्वेश्चंस दिए थे। यहाँ पे बालासोर डिस्ट्रिक्ट में चांदीपुर है और उसी से यहाँ पे अब्दुल कलाम आइलैंड है, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब है। अब्दुल कलाम यहाँ हो गया, भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा पुरी सन टेम्पल और चिल्का लेक, ये भी इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लगून इन एशिया और फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो ये भी बहुत, चिल्का लेक भी उड़ीसा में भी है, तो ये इससे रिलेटेड ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राइट टू बी फॉरगॉटेन का एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो राइट ऑफ फॉरगॉटेन है क्या, पहले ये देखते हैं। राइट ऑफ फॉरगॉटेन कहता है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल टू हैव पर्सनल डाटा इरेज्ड और डी-इंडेक्स्ड व्हाइल इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। अब हमारे पास कोई डाटा का हमारा ज़रूरत नहीं है तो हम उसको अपने सहूलियत के हिसाब से हटा सकते हैं। ये तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 21 से इसका हमें मिलता है, राइट टू लाइफ टू एंड पर्सनल लिबर्टी से। और KS पुट्टास्वामी केस इससे रिलेटेड, राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट्स इसलिए हुआ। और ये किस किस से कॉन्फ्लिक्ट में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई हमारे बारे में लिख रहा है तो उसका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर प्रेस अगर चाहे तो। और आर्टिकल 9 जनरली राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो कोर्ट्स जो है जनरली जो है कुछ कुछ चीज़ों के लिए अलाउ कर देती है, तो क्या किस चीज़ के लिए है, तो डी इंडेक्सिंग फ्रॉम सर्च इंजन्स, जुवेनाइल रिकॉर्ड्स, ओल्ड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो वही है कि पर्सनल अगर कुछ भी अगर सही में डिस्प्यूट वगैरह है जिससे चाहते हैं कि नहीं बाहर आना चाहिए, तो कोर्ट्स जनरली इसको अलाउ कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ अगर पब्लिक रिकॉर्ड्स का है और मिनिस्टर्स के लिए है तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, अब बजट के बारे में इस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आर्टिकल लिखा है, तो उसमें मोटा मोटी कुछ कुछ बातें की गई है कि काफ़ी कम बजट मिला है इस बार एग्रीकल्चर को, जो यूनियन बजट का है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर पे कितना वर्कफोर्स डिपेंडेंट है, 42%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन टू GDP 16% है, तो 42% लोग को एम्प्लॉय करने के बाद भी 16% ही कंट्रीब्यूशन है इसका। और एवरेज लैंड होल्डिंग जो है घट गई है, 1.01 हेक्टेयर तक आ गया। तो इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन जानना होगा कि फार्मर्स को लैंड होल्डिंग के हिसाब से किस किस चीज़ों में बांटा गया है। तो मैंने यहाँ पे डाला है कि मार्जिनल फार्मर्स जो है, अगर 1 हेक्टेयर से कम लैंड है तो उसको मार्जिनल फार्मर्स कहेंगे। उसके बाद उसी तरह स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर्स, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टेयर्स, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर्स और लार्ज 10 हेक्टेयर। तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका सीधा मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि सेमी मीडियम और ये कुछ डेटा वगैरह चेंज करके ये सब अगर डाल दे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग 1.0 हेक्टेयर है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्मॉल में आएगा। काफ़ी मार्जिनल से काफ़ी नज़दीक ही है, लेकिन स्मॉल में आएगा अभी। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होगा तो कम, अगर ऑटोमोबाइल है, कुछ इन्वेस्टमेंट के कि ट्रैक्टर वगैरह का भी, वो भी हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। और फ्रेगमेंटेड लैंड है तो कोई एक तरीके का प्रोडक्ट जो है मास लेवल पे करना चाहिए, जो US वगैरह में होता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो उसी कारण से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। अब पहले 4% था, उसके बाद 3% हुआ, अब 2.62% है बजट में। और ज़्यादातर बजट में जो भी चीज़ें हैं वो या तो PM किसान के लिए है, PM फसल बीमा योजना के लिए है, या किसान क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लिए है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, बस क्रेडिट डालने के लिए
फार्मर्स को पैसा मुहैया कराने के लिए ज़्यादातर चीज़ें हैं, तो उन्हीं के बारे में कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट एमएसपी होगा, ये 23 क्रॉप्स पे हर साल अनाउंस करती है, और एक शुगर केन पे, इसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस डिक्लेयर करती है। तो ये अभी तो लीगल नहीं है, काफ़ी मांग इसके लिए उठ कर रही है कि इसको भी लीगल किया जाए, और ये वेरियस स्टेट पे भी डिपेंड करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ अपना भी अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब ये डिसाइड कौन करता है कितना एमएसपी होना चाहिए, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अप्रूव कौन करते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए है, उसको मैंने राबी और खरीफ में बांटा है। पहले राबी क्रॉप्स वेट, बार्ली, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड, रैपसीड्स, सैफ्लावर, तोरिया। तो ये सब सीधा पूछ सकते हैं कौन सा राबी क्रॉप्स है और कौन सा खरीफ क्रॉप है, तो ये सब भी आप देख लीजिए। राबी क्रॉप खरीफ 14 हैं और राबी 7 हैं। तो खरीफ में पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तूर, ये सब दाल हो गई, सनफ्लावर सीड, नाइजर सीड, कॉटन, तो ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद उसी तरह होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये शुगर केन पे है। इसका ये लीगल एमएसपी लीगल नहीं था, लेकिन ये जो है लीगल है इसका, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से और शुगर केन ऑर्डर 1966 से इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग है। अब इसको भी फिक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, रिकमेंडेशन किसका है, CACP का, ठीक है। अब लैंड होल्डिंग्स तो हमने पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। कांट कंपेल, सुप्रीम कोर्ट अलाउज टीन टू टर्मिनेट 30 वीक प्रेगनेंसी। टीनेज गर्ल्स थी, वो 30 वीक्स की प्रेग्नेंट थी और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उसको देना ही होगा बर्थ, और उसके बाद आप अगर चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि अब कोई फोर्स नहीं कर सकता वुमेन को, माइनर हो या वुमेन हो, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं चाहती है कि हमको नहीं करना है प्रेगनेंसी, तो वो उसको नहीं फोर्स कर सकती। तो उसी से रिलेटेड एक MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से 2021 में अमेंड किया गया था। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। अगर 20 वीक तक का है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का ओपिनियन इसमें लेना होगा। अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, 20 से 24 वीक का है तो 2 डॉक्टर लगेंगे, और 24 से ज़्यादा वीक है तो एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, और काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी है तभी इसको टर्मिनेट करने का हक होगा। तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नहीं चाहती है तो नहीं कर सकते कोई, अपना उसकी अपनी बॉडी है, उसका अपना राइट है। तो वही कह रहा था। इसके बाद अब आते हैं गवर्नमेंट गेट्स फाइनेंशियल बिड फॉर IDBI बैंक सेल। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो उसी में देखते हैं कि पहले डिसइन्वेस्टमेंट हुआ कि अगर मेरे पास 100% ओनरशिप है मेरे कंपनी की, तो मैं 20% अगर दे देता हूँ तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में है कि कंट्रोलिंग स्टेट भी देगी और मैनेजमेंट कंट्रोल भी अपने हाथ से प्राइवेट प्लेयर को दे देगी। तो अब प्राइवेट प्लेयर अपने तरीके से चलाएगा, तो उसी को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे 100% में अगर मैं 51% किसी और को दे दूं, तो अब 51% का मालिक जो है कोई और प्लेयर हो गया, तो अब वो जो चाहेगा वो उस हिसाब से कंपनी चलेगी। तो उसी को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट दे देती है दूसरे को, ठीक है। अब रेपो रेट स्टडी एट 5.25%। रेपो रेट देखेंगे सबसे पहले। रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट इंक्रीज़ करने पे लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और डिक्रीज़ करने पे लोन चीप हो जाते हैं। तो एक फैक्ट है कि इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.4% इन फिस्कल ईयर 26। तो रेपो रेट वगैरह देखते हैं। रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट होता है कि कॉमर्शियल बैंक को अगर जो RBI लोन देता है वो किस रेट पे देता है, तो उसी को रेपो रेट बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो हम लोग जैसे कॉमन पीपल हो गए, वो बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो बैंक हम लोग को लोन दे दिया। अब बैंक को अगर लोन लेना हो तो किससे लेगा, वो RBI से लेता है। तो RBI से जो जिस रेट पे लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें जो है कोलेट्रल ज़रूरी होते हैं। कोलेट्रल मतलब कि कोई लोन के बदले कुछ हम लोग जैसे ज़मीन के पेपर्स रखते हैं, उसी तरह RBI कोलेट्रल रखती है।
कोलेट्रल हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, तो उसको बोलेंगे। उसी तरह रेपो रेट से मिलता जुलता होता है एक रिवर्स रेपो रेट। अब कोई बैंक है, उसके पास एक्स्ट्रा मनी है, तो वो हज़ारों करोड़ में डील करती है, तो उनके पास सरप्लस है, तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे करके वो सरप्लस होगा, तो वो एक्सेस फंड जो है कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन वो आरबीआई के पास अपना फंड को पार्क कर देती है। तो बैंक पार्क सरप्लस मनी एंड टेक गवर्नमेंट के आरबीआई के पास पैसा दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लिया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए ही मिलता है, तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अगर कोई बैंक है तो वो अपना सरप्लस जो है आरबीआई के पास पार्क कर देती है। तो जनरली क्या होता है, जो रेपो रेट होता है, तो रिवर्स रेपो रेट जो है उसका 25 बेसिस पॉइंट कम होता है। तो अभी जैसे 5.25 है रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट कितना हो जाएगा, जनरली 5% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो होता है, आरबीआई हायर रेट पे देती है अपने एसएलआर कोलेट्रल से। अब एसएलआर क्या होता है, तो हम लोग जैसे कॉमन मैन बैंक के पास अपना सारा पैसा लिए, 100 रुपीज़ पूरा का पूरा पूल बना उसका, तो 100 रुपीज़ सारा बैंक दूसरे को लेंड नहीं कर सकती है। 100 रुपीज़ मान के चलिए, अगर हम लोग सारा पैसा बैंक को दिए, 100 करोड़ का कॉर्पस हो गया बैंक के पास, तो ये 100 करोड़ बैंक पूरा का पूरा लेंड नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर लेंड करी और कोई जिसने लोन लिया था वो फ्रॉड कर गया, तो बैंक तो पूरा डूब जाएगी। अगर 100 करोड़ में 10 करोड़ भी किसी ने फ्रॉड कर दिया तो काफ़ी पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए आरबीआई मैंडेटरी करता है बैंक्स को कि तुम लोन देने से पहले सीआरआर और एसएलआर अपने पास, मेरे पास और अपने पास तुम जो है रखोगे। तो सीआरआर क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हुआ कि 100 रुपीज़ में अगर तुम है तो इसका कुछ पोर्शन तुम बैंक के वॉल्ट में अपने पास रखोगे, इसको रखना ही रखना है तुमको, और इस पे जो है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एसएलआर जो है क्या होता है, एसएलआर जो है तुम लोन नहीं दोगे, एसएलआर का तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदोगे, गोल्ड खरीदोगे और कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदोगे, ताकि अगर कोई क्राइसिस आता है तो तुम इसको बेच करके कुछ पैसे निकाल सको। ठीक है। तो सीआरआर वो हो गया कि बैंक के पास मनी पड़ा हुआ है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एसएलआर जो है ये लिक्विड फंड्स वगैरह में डाली है, क्योंकि अगर क्राइसिस आया तो तुरंत इसको पैसा मिल जाए। तो सीआरआर जनरली 4% होता है और एसएलआर 18% होता है। जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो वही कहती है कि अपने एसएलआर कोलैटरल में से जो है अब आरबीआई जो है लोन दे देती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। तो ये तो काफ़ी रिस्की वाला काम है, तो इसलिए रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा लेके देगी। अब स्टैंडर्ड ड्राइंग फैसिलिटी, इसमें क्या है, तो बैंक अपना सरप्लस पार्क करेंगे जैसे रिवर्स रेपो रेट में किया था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनको नहीं मिलेगा। तो बैंक्स पार्क सरप्लस विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है। तो इसमें हमने रेपो रेट पढ़ लिया। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस जो धीरे धीरे प्राइस में चेंज आता है गुड्स एंड सर्विसेज के, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। हमारे कंट्री के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है, छोटे लेवल पे इन्फ्लेशन ज़रूरी है, उससे दिखता है कि हमारे इकोनॉमी में डिमांड है। अब क्या कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग पूरा ही इन्फ्लेशन 0% या उससे कम पे ही क्यों नहीं ले आते, तो उससे कम पे ले आने का मतलब है कि आपके इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड नहीं होगा तो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेगा नहीं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। तो ये सब इसीलिए कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है हमारे इकोनॉमी के लिए थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, डिसइन्फ्लेशन हो गया। डिसइन्फ्लेशन मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन इसका रेट जो है, इन्फ्लेशन का रेट वो कम हो गया। जैसे कि अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि अब वो 60 किलोमीटर पर आ गई है, 60 किलोमीटर पर आवर पर आ गई है, तो उसको डिसइन्फ्लेशन मतलब स्पीड है अभी बाइक में, लेकिन अभी पहले के मुकाबले स्पीड कम हो गया है, तो वो हो गया डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या हो गया कि
इन्फ्लेशन का रेट 0 से कम चला गया, तो वो हो गया डी इन्फ्लेशन। इसमें जो है चीज़ों की कीमतें सस्ती हो जाती हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमी भी ठप हो जाती है, तो ये काफ़ी बुरा है हमारे लिए। उसके बाद स्क्यूफ्लेशन में होता है कि कुछ कुछ सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ होता है, इन्फ्लेशन रहता है, कुछ कुछ सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हो जाता है, तो वो स्क्यूफ्लेशन हो गया। स्टैगफ्लेशन है कि ग्रोथ हो नहीं रही है हमारे कंट्री में लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये स्टैगफ्लेशन हो गया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सेंट्रल बैंक कुछ कुछ चीज़ें करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप के होते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में क्या करती है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इन्फ्लेशन इससे आएगा। उसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी, उसमें इंटरेस्ट रेट रेज कर देगी, उससे मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फ्लेशन टारगेट करना है। इसको 2016 में अमेंड किया गया था, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रखा गया कि इन्फ्लेशन को आप 4% और ±2 के बैंड में रखिए। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? सीपीआई अभी होता है, पिछले वीडियो में हम लोग सीपीआई भी देखे थे, आगे भी देखेंगे। और दूसरे ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहना चाहिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन काम करते हैं? तो आरबीआई की तरफ से 3 और सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लोग अपॉइंट करते हैं। तो आरबीआई से कौन है? गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एक आरबीआई ऑफिसर, और गवर्नमेंट 3 लोगों को नॉमिनेट करती है। उनका टेन्योर 4 साल रहता है और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ही फिस्कल पॉलिसी होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई के थ्रू कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी में सरकार करती है टैक्स और स्पेंडिंग से। कैसे करता है? तो रेपो रेट में इधर उधर करता है। और फिस्कल पॉलिसी में बजट में किसी को कम किसी को ज़्यादा अलॉट करके होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, फिस्कल पॉलिसी का ग्रोथ एंड वेलफेयर करना है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइम पर मिलती है? मैंडेटरी है इनको 4 टाइम्स मिलना, लेकिन अभी 6 टाइम्स मिलती है। और जो है रेपो रेट डिसाइड करती है और पॉलिसी स्टैंस डिसाइड करती है कि अकोमोडेटिव करना है या टाइट करना है या न्यूट्रल रहना है। और एक बात जानने के लिए है कि ये CRR और SLR जो अभी पढ़ाया था उसको डिसाइड नहीं करेगी, उसको डिसाइड करने का काम सिर्फ आरबीआई करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? सिर्फ रेपो रेट को इधर उधर करना। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा था कि +4 -2 CPI का, तो CPI एक बार देख लेते हैं क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं और इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है और इसका बेस ईयर जो है 2024 है। उसी तरह होलसेल लेवल पे जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है और इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जारी करते हैं और इसका बेस ईयर 2022-23 है। उसी तरह प्रोड्यूसर लेवल पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको भी NSO जारी करता है और इसका बेस ईयर 2022-23 है। तो एक तरह से तो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, सारा कुछ ही कवर कर दिया है मैंने। तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। उसके बाद आते हैं विदर्भ होल्ड्स 75% ऑफ महाराष्ट्र मिनरल्स एंड बेस्ट आयरन ओर। तो उसके बारे में देख लेते हैं। विदर्भा रीजन किसको कहते हैं? तो विदर्भा रीजन जैसे यहाँ इंडिया है और ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं विदर्भा रीजन। तो इसमें वही कह रहा है कि 75% स्टेट मिनरल्स हैं और 65 ग्रेड के आयरन ओर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। तो विदर्भा रीजन कई बार जो है अपने फार्मर सुसाइड को लेकर भी जो है
काफ़ी न्यूज़ में रहता है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस बहुत है वहाँ पे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और नेशनलिज्म अफेक्टेड भी है। तो सबसे पहले आयरन ओर देख लेते हैं। तो आयरन ओर के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटाइट, इसमें आयरन 70% के लगभग होते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, स्टील में बहुत यूज हो सकता है। उसके बाद हेमाटाइट 60 to 65% ग्रेड के, अभी जो 65 ग्रेड मिला है वो इसी लेवल का है। उसके बाद लिमोनाइट और सिडराइट, ये सब नीचे के क्वालिटी के हैं। तो जनरली पूछ सकता है कि आयरन ओर के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके क्या क्या कितने % आयरन हो कंटेंट है इसमें, वो भी पूछ सकता है। तो आयरन ओर बेल्ट भी देख लेते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट है, जो अभी मिला है वो यहीं का मिला है। उसके बाद बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट, तो ये भी कर्नाटक में है। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, तो ये चारों बेल्ट में मेजर आयरन और रिजर्व्स हैं। तो आयरन का काम जो है स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। तो आयरन और 98 to 99% इसमें होता है। और कोकिंग कोल जो है 2% कोकिंग कोल स्टील में यूज़ होता है। उसके बाद अदर मिनरल्स भी यूज होते हैं कि निकेल होता है टफनेस के लिए, मैंगनीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए, और सल्फर जो है इसमें अनडिज़ायरेबल होता है, वो स्टील को पोरस बना देता है। तो इंडिया में जो कोल मिलता है, इंडिया का कोल जो है कार्बोनिफेरस पीरियड का नहीं है। इंडिया का कोल जो है गोंडवाना पीरियड का है। इसमें जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में मोर कार्बन होता है और लेस सल्फर होता है, और वाटर कंटेंट भी काफ़ी कम होता है। गोंडवाना पीरियड में इसमें आयरन कंटेंट कम होता है और सल्फ़र जो है ज़्यादा होता है। तो सल्फ़र ज़्यादा है, तो सल्फ़र हमने यहाँ देखा कि ये अनडिज़ायरेबल है। तो इसीलिए इंडिया जो है वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल के बावजूद भी कोयला जो है इंपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोयला मिलता है उसमें गोंडवाना पीरियड वाला कोयला मिलता है, तो उसमें सल्फ़र जो है ज़्यादा होता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है स्टील मेकिंग में। तो इसलिए हम लोग कोयला को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला मिलता है, वो है जम्मू कश्मीर के कालाकोट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उसी तरह स्टेनलेस स्टील, इसमें जो है 10.5% क्रोमियम मिलाते हैं, तो इससे क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद है IITB रिसर्चर्स ओवरकम ए की कैंसर थेरेपी बॉटलनेक। तो कैंसर ट्रीटमेंट में एक मेजर प्रॉब्लम जो है IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने काफ़ी उसको सॉल्व कर लिया है। तो उससे रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है। इम्यूनोथेरेपी होता है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करके खुद ही अगर वो फाइट करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसी को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड है CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल थेरेपी का फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ सकता है, तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। तो इसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड में जो T सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट होते हैं, ऊपर अभी देखते हैं। एक होते हैं B सेल्स, एक होते हैं T सेल्स। तो T सेल्स को ले लेते हैं पेशेंट्स के ब्लड से और उसके बाद उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान सके। अब उसी को लार्ज नंबर में लैब में प्रोड्यूस करते हैं, उसको बाद में पेशेंट में डाल देते हैं ताकि कैंसर से फाइट हो सके। तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल था कि IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने इस सेल थेरेपी में कुछ माइलस्टोन अचीव किया है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी देख लेते हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट में क्या है, जो हमारे पास पहले से ही है, जैसे कि कुछ पैथोजेंस अगर शरीर में आए तो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, टीयर्स, स्किन इरिटेशन, सलाइवा में कुछ चीज़ें हैं। तो इनके पास कोई मेमोरी नहीं होता है और ये इनका रिस्पॉन्स जो भी टाइप के बैक्टीरिया वायरस अगर आते हैं तो इनका रिस्पॉन्स सेम ही होता है।
उसके बाद होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में दो तरीके के, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड में टी सेल्स काम करते हैं, एंटीबॉडी में बी सेल्स काम करते हैं। टी सेल्स के बारे में पहले देख लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई पैथोजन आता है तो सबसे पहले यही लोग लड़ते हैं, और इनको प्रोड्यूसर किलर्स टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ये, और इनका ओरिजिन जो है बोन मैरो में होता है, और ये थाइमस में मैच्योर होते हैं। इसके पास में मेमोरी होता है, मेमोरी सेल्स होते हैं तो होते हैं। उनके बाद बी सेल्स स्लो रिस्पॉन्स होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है, प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इनका भी ओरिजिन बोन मैरो में ही होता है, और ये मैच्योर भी वहीं पे होते हैं, और इसमें भी मेमोरी सेल्स होता है। मेमोरी सेल्स एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया तो सबसे पहले तो टी सेल्स यहाँ लड़ेंगे, इनसे फाइट करेंगे। टी सेल्स फाइट करने के बाद अगर देखेंगे कि हम लोग हार रहे हैं तो ये जो है बी सेल्स के पास चले जाते हैं। बी सेल्स को बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा टाइप का है, तो बी सेल्स जो है अपना काम करने लगता है, और उससे डाटा के बेसिस पे अपने हथियार बनाने लगता है, और उसके बाद बी सेल जो है उसको मार के ख़त्म कर देता है, और उसका मेमोरी अपने पास रख लेता है, ताकि अगली बार जब अगर कोई सेम टाइप का आए तो उसके बाद बी सेल्स के पास पहले से पता हो, और उसके बाद वो वही हथियार को फिर से डिप्लॉय करेगा, और उससे सेल्स जो पैथोजेंस है उसको मार के शरीर को स्वस्थ कर देगा। तो टी सेल्स में मेमोरी सेल्स कैसे हुए? जो पहले लाइन ऑफ डिफेंस से लड़ने के बाद उसके बाद जो बी सेल्स को बताया इसने, तो ये मेमोरी का काम किया, तो ये मेमोरी सेल्स। और बी सेल्स में जो लड़ने के बाद जो मेमोरी में आपने रख लिया सेल्स के डाटा को, तो वो बी सेल्स के मेमोरी सेल्स हो गए। ठीक है। अब एंटीबॉडीज़, ये बीपीएससी में पूछा था। आईजीएम, आईजीजी, तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। आईजीएम जो है फर्स्ट रिस्पॉन्स है, आईजीजी मोस्ट एबंडेंट, आईजीजी ए मिल्क में, सलाइवा में और टीयर्स में होते हैं, और आईजीई एलर्जी और अस्थमा के लिए, और आईजीडी बी सेल रिसेप्टर है। तो ये क्रैम करने की चीज़ें हैं। उसके बाद ब्लड सेल के बारे में देख लेते हैं। ब्लड सेल 3 प्रकार के, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और 55% प्लाज्मा होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी कैसे हैं? बायोकॉनकेव डिस्क हैं, जो फोटो में हम लोग देखते हैं पिचके हुए रहते हैं ऐसे करके। तो आरबीसी बायोकॉनकेव डिस्क है, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है ह्यूमंस वाले में। उसके बाद बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और इनका बेसिक काम यही है कि O2 और CO2 को बॉडी से बाहर और अंदर बॉडी में पहुंचाना। आदमी में ज़्यादा होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन, वुमेन में 4.5 to 5 मिलियन। लाइफ स्पैन इनका 120 डेज। डिस्ट्रक्शन स्प्लीन एंड लिवर में। आरबीसी जब खूब डिस्ट्रक्ट हो जाए तो उसे एनीमिया होते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, इम्यूनिटी डिफेंस के लिए है। नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 पर mm³। अगर डब्ल्यूबीसी हाई है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, और लो है तो ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। प्रेगनेंसी में बढ़ सकते हैं, 6000 से 15000 हो सकते हैं। डब्ल्यूसी के 2 प्रकार, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ये सब रटने वाली चीज़ें फिर से। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 चीज़ें, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम बैक्टीरिया और फंगी को मारना, इसिनोफिल्स का एलर्जिक रिएक्शंस, और बेसोफिल्स का हिस्टिमिटिन रिलीज करते हैं। इससे इन्फ्लेशन और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एग्रैन्युलोसाइट्स, उसमें पार्ट है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स और टी सेल्स, और मोनोसाइट्स में मैक्रोफेजेस। तो ये सब रटना ही होगा। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा, 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इस 55% में भी 90% वाटर ही होते हैं। उसके बाद प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यून और फिब्रोनोजेन। तो ये 7 तारीख के करंट अफेयर्स इतना ही तक था, और आज के करंट अफेयर्स यहाँ से चालू हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है साइटिंग रूल्स, पीएमओ टेल्स लोकसभा सेक्रेटरीट नो क्वेश्चन ऑन पीएम केयर्स रिलीफ एंड डिफेंस फंड। तो
किसी एमपी ने ये क्वेश्चन आवर के टाइम पे पीएम केयर्स के फंड के बारे में पूछ लिया, तो उससे पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है, तो वो लोकसभा सेक्रेटरीट को कहा है कि एमपी जो है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कौन कौन से फंड के बारे में? पीएम केयर्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये कोई रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जो क्वेश्चन आवर के थ्रू होती है उनको नहीं पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन आवर सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट आवर जो होता है जिसमें एमपी जो है क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, तो उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो ये बजट सेशंस के टाइम पे मैंने इसका भी कवर किया था, तो उनको भी एक बार देखेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं तो आप कहिएगा, अगले वीडियो में मैं कर दूंगा। तो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस में क्या होता है? कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर होता है तो वो स्टार्ट क्वेश्चंस क्या हो गए? स्टार्ट क्वेश्चंस जो कि ओरल आंसर होगा और इसमें सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, और अनस्टार्ट में इसका रिटन आंसर ही चाहिए। तो ऊपर से एक बार पीएम केयर्स फंड भी देख लेते हैं। ये 2020 में हुआ था नेशनल इमरजेंसी के लिए। पीएम नेशनल रिलीफ फंड 1948 में आया था नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, एक्सीडेंट के या राइट्स के लिए। और नेशनल डिफेंस फंड 1962 वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड फैमिली। तो इनके लिए ये नेशनल डिफेंस फंड है। तो ये पूछ सकता है कि ये कब कब आया, तो ये देख लेंगे। उसके बाद जो कि फंड कंसोलिडेटेड फंड में है आर फुल्ली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। जो कंसोलिडेटेड फंड में जिसमें पैसा जा रहा है सिर्फ उसी के लिए जो है पार्लियामेंट जो है क्वेश्चन पूछ सकती है। तो कंसोलिडेटेड फंड किस में है? आर्टिकल 266 में है। उसके बाद एक पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, वो किस में था? 266 क्लॉज 2 में। और एक कंटीजेंसी फंड, वो किस में था? आर्टिकल 267 में। तो ये सब भी रिवाइज करते रहना होगा। उसके बाद कह रहा है वाई बोरोइंग्स हैव नाउ बिगन फाइटिंग गवर्नमेंट्स। तो इसीलिए कह रहा है कि पहले के मुकाबले अब जो गवर्नमेंट बोरिंग करती है तो उनको हमेशा हायर इंटरेस्ट रेट पर ही मिलता है। तो वो किस लिए होता है उसके बारे में कहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट भी कम कर दिया 6.5 से 5.25%, तब भी जो है स्टेट गवर्नमेंट अब हायर इंटरेस्ट रेट पे क्यों कर रही है। तो उसके बारे में यही लिखा हुआ है कि रेपो रेट जो है सिर्फ रेपो रेट वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है। अब गवर्नमेंट पहले से भी खूब बोरो कर रही थी, इसके कारण प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को लोन नहीं मिल रहा था, तो वो लोग भाग गए। तो अब और जो भी मनी है वो सब अब गवर्नमेंट के पास ही है, जाना है। तो उसके लिए जो है कम मनी है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होगा, तो उसी के बारे में है। उसके बाद दूसरा कारण ये कह रहा है कि पहले जो है यूएस से एफपीआई जो है डॉलर को रुपए में कन्वर्ट किए और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। इससे क्या होता था कि बैंक के पास ज़्यादा रुपया आता था, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता था, तो उसके कारण इंटरेस्ट रेट कम हो जाता था। अब लेकिन क्या है, जब से टैरिफ्स लगे थे इंडिया पे यूएस की तरफ से, तो काफ़ी रिलेशन ख़राब हो गए थे। तो इतने सारे टैरिफ्स की वजह से क्या हुआ कि एफपीआई जो है अब वहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल गए। अब इसको वापस से रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किए और यूएस निकल गए। इसके कारण क्या हुआ कि इंडियन सिस्टम से रुपी निकल गया, मनी सप्लाई कम हो गया, इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ गया। तो अब कम मनी है तो लोन्स कॉस्टली हो गए। तो वही जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब लोन लेने जा रही हैं, तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट क्यों पे करना पड़ रहा है वो का। अब उसके बारे में भी है कि अब डेब्ट टू जीडीपी भी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी बढ़ गया है। सेंटर का 55% हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट का 29% हो गया है। एफआरबीएम एक्ट में क्या कहा गया था कि 40% सेंटर के लिए और 20% स्टेट के लिए, तो कंबाइन कितना हो गया 60%। और अभी कितना हो गया है 5 14 5 2 7 84% हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 60 से 84% हो गया है। तो अभी
ये स्टैटिक पोर्शंस के लिए। अब आते हैं आगे क्लॉज में। तो टैक्सेस के बारे में देखा गया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लगा मुझे। तो TDS और TCS था। तो TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब किसी की सैलरी पे करनी है तो उसी के टाइम पे टैक्स जो है डिडक्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि जो आदमी है उसकी इनकम जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हो गई। अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या हुआ, हम लोग कभी फॉरेन ट्रैवल किए या कोई लग्जरी कार्स खरीदे या फिर ओवरसीज़ में से पैसा आया हम लोग को, तो उस टाइम पे भी टैक्स जो है कट जाता है। तो वो उसमें जो बिग परचेज़ है वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो आगे अगर गवर्नमेंट को देखना होगा कि आप वापस से इनकम अपना रिपोर्ट करें, तो गवर्नमेंट को पता पहले से चल जाता है कि इसने इतना खर्चा किया है। तो इससे काफ़ी मदद होती है। इससे टैक्स एविजन कम होता है और ट्रांजैक्शनल ट्रेल छूट जाता है। और जनरली गवर्नमेंट के पास रेगुलर रेवेन्यू आती रहती है। ऐसे अगर आना है तो मार्च के टाइम पे आएगा सारा टैक्स, लेकिन ये जो है टाइम टू टाइम आ गई। तो वो है। अब क्या है, ईरान जेल्स नोबेल लॉरिएट नरगिस मोहम्मदी फॉर अनदर 7 years। तो नरगिस मोहम्मदी इम्पोर्टेंट हो जाती है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा ईरान। तो ईरान जो है पूरे साल जो है न्यूज़ में रहा है। US कभी अटैक किया, कभी इसराइल अटैक किया, तो इस हिसाब से इसका लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके पड़ोसी कौन है, हमारा सबसे बिगेस्ट एनिमी पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये क्या है, कैस्पियन सी, उसके बाद अज़रबैजान, उसके बाद ये वाला है आर्मेनिया, उसके बाद है टर्की, उसके बाद इराक, कुवैत से तो सी बाउंड्री टच होती है। ये हो गया पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कभी भी पूछ सकता है कि ये ईरान के कौन कौन से नेबरहुड हैं, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, PAT पैट, उसके बाद AAK, उसके बाद इराक। ठीक है। तो उसके बाद अभी PM हमारे मलेशिया गए हैं, तो इस हिसाब से मलेशिया भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मलेशिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले थाईलैंड है, उसके बाद इंडोनेशिया है और एक ब्रुनेई है। तो अभी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब आगे कुछ आता है तो इससे रिलेटेड मैं अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इतना ही आज, और पिछले दिन के लिए वीडियो के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक पोर्शंस में जिनको रिवीजन करना है तो उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में भी डालें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल, तब के लिए थैंक यू।